नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत प्राउड टॉपिक है हमारे लिए कि हमारे देश में 45% एमएलए ऐसे हैं जो कि अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं। 127 एमएलए तो ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं पर बलात्कार के आरोप है और वो विधायक बने हुए बैठे हैं। अच्छा, अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई, कैसे पता चला, तो इसके बारे में समझते हैं। ये रिपोर्ट है जो आपकी सालाना पेश की जाती है, इसको कहते हैं एडीआर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि हमारे देश में जो सीएम हैं वो कौन से सीएम कितने ज़्यादा आपके पावरफुल हैं, कितना धन उनके पास है, कितने साल में एक साल में कितने जो फंडिंग है आपको अलग अलग जो पार्टीज है उनको मिली है, कितनी पार्टी ने अपनी कितनी फंडिंग को खर्च कर दिया है। साथ ही साथ जो क्राइम्स हैं, जो एमएलए वाली चीज़ें हो जाती है, हमारे जो विधायक हैं उनके ऊपर कितनों के ऊपर क्राइम के आरोप हैं, यहाँ पर कितनों पर बलात्कार के आरोप है, कितनों पर हत्या के आरोप है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, कंसीडर करी जाती हैं। सो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ये 45% देख करके आपको क्या लग रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये अच्छी चल रही है या अभी इसको 70-90% पहुँचने दें हम, या अभी तक शांत बैठे रहे? चलिए, सो रिपोर्ट, देश के 45% विधायक पर क्रिमिनल केस है, 1205 पर गंभीर आरोप लगे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो आपके आरोप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। 79% ऑफ एमएलए इन आंध्र प्रदेश आर क्रिमिनल्स, जो कि ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, सबसे कम आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में ये चीज। तो चलिए, चुनाव सुधार पर काम करने वाला एक एनजीओ है जिसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी और उस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि हमारे देश के 45% विधायक आपराधिक मामले के अंतर्गत हैं, उन पर आपराधिक केस चल रहे हैं। एडीआर ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस यहां पर किया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है, सबसे ज्यादा आप देखोगे कि जो केसेस हैं या फिर जो अपराधी एमएलएज हैं वो आते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर 174 में से 138 जो एमएलए हैं, लगभग इसका परसेंटेज हो जाता है 79% एमएलए ऑफ आंध्र प्रदेश, उनके ऊपर आपके क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जबकि सबसे कम आपको देखने को मिलेंगे 32 में से सिर्फ एक विधायक, जो कि 3% का यहाँ पर मामला बनता है, उनके खिलाफ यहाँ पर आपराधिक मामला चल रहा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल, सिक्किम में सबसे कम क्रिमिनल, नॉट ज्यादा। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के सबसे ज्यादा 134 विधायकों में से 115, जिसका रेशियो आता है 86% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एंड दिस इज दी हाल ऑफ साउथ इंडिया, जिसकी हम बात करते हैं। जो यहाँ पर बात करें कि हमें हिंदी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? रुपए से आप साइन चेंज कर रहे हो, रुपए से आप आर हटाना चाह रहे हो। और आप यहाँ पर देखिए कि साउथ इंडिया का हाल आपको क्या देखने को मिलेगा। तेलुगु देशम पार्टी की बात कर लीजिए आप, जो आप विकास की बात करते हो, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं ना, महिलाओं के लिए हम ये काम करेंगे, आप क्या कि सबसे ज्यादा एमएलएज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चलो आगे बात करते हैं। रिपोर्ट में पता चलता है कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। इनमें से 1205 पर हत्या की कोशिश या फिर हत्या का मामला चल रहा है, कुछ पर किडनैपिंग है और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं। 24 विधायकों के हलफनामे में एनालिसिस खराब स्कैनिंग की वजह से नहीं किया जा सका, जबकि विधानसभाओं में 7 सीटें अभी भी खाली हैं। टॉप 10 राज्य जिनके सबसे ज्यादा दागी विधायक हैं, सबसे पहले आपका नाम आएगा आंध्र प्रदेश का। 2024 का डेटा यहाँ पर लिया गया है। 174 विधायकों का एनालिसिस किया गया, 138 थे जिन पर केस था, 79% रेशियो आता है। सेकंड नंबर पर केरल आ जाता है। सबसे बड़ी बात, टॉप 3 आपको जो देखने को मिलेंगे ना, वो साउथ इंडियन स्टेट हो जाते हैं। टॉप 3 आंध्र प्रदेश, केरल एंड तेलंगाना, तो वो आपके 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के एमएलएज आपके आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं। केरल में 2021 में 134 आपके एनालिसिस किया गया विधायकों का, 93 इसमें पाए गए कि इन पर केसेस चल रहे हैं, 69% रेशियो। इसके बाद तेलंगाना आता है, 119 में से आपके 82 विधायक थे जिन पर केसेस चल रहा था। इसके बाद आ जाता है बिहार में 241 विधायक है और 158 पर आपके केसेस चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 286 है, 187 पर केसेस चल रहे हैं। तमिलनाडु 224 है, 132 पे केसेस चल रहे हैं। उड़ीसा की बात करें 147 है, 85 पे केसेस चल रहे हैं। कर्नाटक की बात करें 223 टोटल, 122 पे केसेस चल रहे हैं। झारखंड 80 है, 43 पे यहाँ पर केसेस चल रहे हैं। एट द एंड लास्ट बात करूं मैं तो 403 विधायक कहां के,
उत्तर प्रदेश के, जान लो उत्तर प्रदेश। इसमें से अगर कौन को किसी भी स्टेट से मुझे कोई देख रहा हो तो जरूर कमेंट करके बताना कि आप कौन से स्टेट से मुझे देख रहे हो, इनमें से बिहार से, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड या फिर यूपी। तो मुझे कमेंट में पिन करके बताना। अगर यूपी वाले हैं तो भाई देखो, यूपी में ये है कि 403 विधायक हैं, उसमें से आपके 200 जो है उन पर आपराधिक मामले दर्ज है और इनका रेशियो बन जाता है लगभग 50% के आसपास। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये तो रहा आपराधिक मामलों का। 127 विधायकों पर महिलाओं से जुड़े आरोप है, जो कि ज्यादा संगीन मामला बना देता है, क्योंकि जब भी हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं ना किसी भी पार्टी का, तो आप देखते हो कि वो सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा के लिए हम ये काम करेंगे, महिलाओं के लिए हम इतना बड़ा गुजारा भत्ता दे देंगे, महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर खुद महिलाओं के साथ आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। खैर चलिए, रिपोर्ट के अनुसार 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत केस दर्ज है, हत्या का आरोप। ठीक है, वहीं 226 पर आईपीसी की धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश का आरोप है। इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। इनमें 13 पर आईपीसी की धारा 376, 37362N के तहत बलात्कार का आरोप है। यानी कि इतने सारे एमएलएस जो हैं उन्होंने बलात्कार भी कर रखा है महिलाओं का, फिर भी वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं पता नहीं कैसे हैं भाई कि 200 रुपए की बोतल, और आप मतलब ये हमारा, ये नेताओं का दुर्भाग्य नहीं है। मैं अगर सच बात कहूं ना तो यहाँ पर नेताओं की कोई गलती नहीं है, गलती है जनता की। जनता और उसकी मजबूरी, अगर मैं ये समझूं कि चलो हाँ आप के पास राशन नहीं है, आपके पास उस समय खाने के लिए चीजें नहीं है, आपको एक पार्टी जो आती है उसने दे दिए 100 रुपए दे दिए, या 100 की गड्डी पकड़ा दी, या फिर उसने आपको दारू, आप तो दारू और चिकन में लोग वोट दे देते हैं। अगर मैं साउथ की बात करूं तो वहां पर दारू और चिकन दे दिया जाता है और लोग जाते हैं वोट दे देते हैं जा करके। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर एज ए सिटीजन हम नहीं सुधरेंगे ना तो हम अपने यहाँ की पॉलिटिक्स को सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा है, क्योंकि हम चुनते हैं देश का नेता। और हम किस बेसिस पे चुन लेते हैं? दारू और चिकन पे बेसिस पे हम नेता चुन लेते हैं कि वो ये काम करेगा, फिर दोबारा से 5 साल बाद हम घिसते रहते हैं 5 साल तक, फिर उसके बाद फिर कोई चिकन और दारू पकड़ा के चला जाता है और फिर हम दे जाते हैं वोट। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये नेताओं का दुर्भाग्य नहीं है, वो तो आपका यूज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। चलो, फिर यही जब आपके स्टेज पे खड़ा होकर के कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा करेंगे जिनके ऊपर खुद के ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं। ठीक है, धारा 376(2)(N एक ही पीड़िता को बार बार यौन उत्पीड़न से संबंधित यहाँ पर केस भी लगाए गए हैं कि एक ही लड़की, एक ही व्यक्ति, एक ही महिला है जिसको बार बार उत्पीड़ित किया गया है किसी एमएलए द्वारा। आगे बात करते हैं, सबसे अमीर सीएम जान लेते हैं भैया कौन है। चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम, सबसे गरीब सीएम। नाम सुनकर के आप लोग शॉक हो जाओगे। ममता बनर्जी का नाम आया सबसे गरीब में, मात्र 15 लाख इनकी बताई जा रही है कि जो नेटवर्थ है। भाई मैं तो सही नहीं मानती, आप लोग सही मानते हो तो बता देना। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम हमारी करीब 1,85,854 रुपए रही है, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय बताती हूँ कितनी है, 13,64,310 रुपए है। और ये एक नेट नेशनल इनकम है हमारी, और ये एक मुख्यमंत्री की औसत आय है। नाउ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। ये भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय के करीब 7.3 गुना ज्यादा हो जाती है। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है, जबकि कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपए यहाँ पर जो बताई जा रही है कि औसतन होती है मुख्यमंत्रियों की इतनी संपत्ति। आगे आ जाते हैं, लिस्ट पे बात करते हैं हम। देश के टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्री, सबसे पहले नाम आता है चंद्रबाबू नायडू का, आंध्र प्रदेश से है, इनके पास 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पेमा खाड़ू आ जाते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, इनके पास 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सिद्धारमैया आ जाते हैं, कर्नाटक के हैं, 51 करोड़ की संपत्ति इनकी बताई जाती है। नेफियो रियो नागालैंड के हैं, 46 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं, इनके पास 42 करोड़ की संपत्ति है। एन रंगासामी पुडुचेरी के हैं, इनके पास 38 करोड़ रुपए की संपत्ति हो जाती है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के हैं, 30 करोड़ की संपत्ति हो जाती है। हेमंत सोरेन की बात करते हैं, झारखंड के हैं हेमंत सोरेन, और इनकी संपत्ति है 25 करोड़ रुपए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के हैं, यहाँ पर 17 करोड़ रुपए है। और वहीं इसके बाद आते हैं कोनराड संगमा मेघालय के हैं, और इनकी 14 करोड़ रुपए की संपत्ति हो जाती है। और सबसे कम तो मैंने बता दिया, ममता बनर्जी का नाम लिखा था कि मात्र 15 लाख रुपए इनके पास है। बट जब मैंने ये 15 लाख सुना ना तो आई लिटरली शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। ममता बनर्जी भाई
पश्चिम बंगाल आप पूरा जानते हो किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा वहां पर जो ऑरा है वो जमा करके रखा हुआ है। किस पार्टी में कितने करोड़ का चंदा मिला है? तो एडीआर ने 17 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर के रिपोर्ट जारी करी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष अगर 23-24 की बात करें तो सबसे ज्यादा चंदा यहां पर मिला है भाजपा को, विच इज 4340.47 करोड़ रुपीस, जिसमें से आप देखोगे कि 50%, इसका 50% इन्होंने यूज भी कर लिया अपने चंदे का। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को मिला है 1225.12 करोड़ रुपीस। इसके बाद पार्टियों ने अपने चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से यहां पर हासिल किया है, ये बताया गया है। भाजपा ने अपनी कमाई का 50.96% यानी कि 2211.69 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69 यानी कि 1025.25 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए हैं। आपको चंदे में 22.68 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा 30.98 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, फिर भी दिल्ली में हार गई है। चलो, सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे में 74.5% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला है। बाकी 5 दलों को 25.43% चंदा मिला है। भाजपा का यहां पर आपको बड़ा रोल दिखाई देगा। बीजेपी 4340.47 करोड़ रुपीस खर्च कर दिया इन्होंने, 2211 करोड़ के आसपास। कांग्रेस 1225 खर्च कर दिया, 1025। सीपीआई की बात करें 167.636 करोड़, जिसमें से इन्होंने 127 करोड़ खर्च कर दिया। बीएसपी 64 मिला, 43 खर्च कर दिया। आप 22 मिला, 34 खर्च किया है। ये पहली पार्टी आपको दिखाई देगी, एक्चुअली 2 पार्टी है, एनएनपी भी है, जिसको सिर्फ 2224 करोड़ मिले, इन्होंने 1.139 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इन दोनों ने क्या किया, जितना मिला नहीं उससे ज्यादा इन्होंने खर्च किया है अपने चुनावों पर। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी इसको पढ़ करके आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताएगा, बिकॉज यू आर द यूथ पीपल एंड यू नो दैट व्हाट यू वांट टू डू। आपको करना क्या है फ्यूचर में, जो पॉलिटिक्स है या फिर चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। इवन आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, रोजगार चाहिए ना, उसके लिए क्या वर्क हो रहा है, क्या चीजें करी जा रही है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या फैक्ट्स हैं। हम यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि भाई आय क्या है, यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कितना चंदा मिलता है, हम ये भी समझ चुके हैं कितनी पार्टी में यहाँ पर लोग जो हैं आपके क्रिमिनल्स हैं। तो अब आप समझो कि आपको फ्यूचर में कैसी चीजें करनी है, एंड यू आर द यूथ, आप सभी को सारी चीजें पता है। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी राय इसको लेकर के क्या हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।